शकील तवज्जो जरूर हो, ये घर अगर उजड़ गया तो बसाया न जाएगा। जैसे कि शकील बदायूं ने अपनी दुनिया अलग ही बसाई, अपने आप को एक अलग ही लेवल पे लेके गए, उसी तरीके से हमारे शैलेंद्र जी अपने आप को एक अहम भूमिका अदा करते हुए पोएट गजलकार के रूप में अपने आप को आगे ले जाते जा रहे हैं। और ये आप सभी लोग इनकी अभी जो रचनाएं लिखी गई हैं इनके द्वारा, और ये रचनाएं स्पॉन्टेनियसली लिख देते हैं एकदम से, मतलब अगर कहीं भी बैठे हैं या बात भी कर रहे हैं, मुझसे भी अगर इंटरेक्ट कर रहे होंगे तो कहीं ना कहीं इनके अंदर ये काबिलियत है कि तुरंत अपने माइंड में सोच लेते कि हाँ ये थॉट है, मैं इसको लिखूंगा। तो यही काबिलियत को आज मैं आप सभी लोगों के सामने लाया कि ताकि इस अमृत की धारा को हमारे शैलेंद्र जी अपने मुंह से खुद बहाएं। तो प्लीज शैलेंद्र जी, मैं चाहता हूं कि अपने आप को पहले इंट्रोड्यूस करिए ऑडियंस को, कि वो भी जान ले कि बदायूं हैज द पावर टू स्पीक। बिल्कुल, मैं पहले आपका कलाम जी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि इतनी कम उम्र पे आपने एक ऐसे काम को अपने हाथों में लिया है जिससे आप एक से एक बड़े दानिशों के साथ आपको वक्त गुजारने का मौका मिलेगा, उनको समझने का मौका मिलेगा, और उनकी जो तपस्या है उस तपस्या को आप दूसरों के सामने लाएंगे। इसमें भी आपका बहुत बड़ा एक भागीरथी योगदान है जी। और इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार भी हूँ और एहसानमंद भी हूँ कि आपने अरे नहीं सर, इसके लिए मुझे चुना। नहीं सर, हमारी इनिशिएटिव ही आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए इसलिए है क्योंकि आप जब इतना सब कुछ कर रहे हैं बिना निस्वार्थ भाव से, तो ऐसा हो सकता है कि हम आप लोगों की इस चीज़ को आगे न बढ़ाएं। तो इसीलिए हम आपके पास में आए कि ताकि ऑडियंस को ये पता चल सके कि आप और बदायूं कितना आगे चला जा रहा है। तो सर वीडियो की हम शुरुआत चाहते हैं कि आप अपने नाम और अपने बारे में ज़रूर बताइए कि ताकि सर ऑडियंस को पता चले। मैं शैलेंद्र कुमार मिश्रा गन्ना दफ्तर के पीछे सिविल लाइन बदायूं में रहता हूं, और यही बदायूं से थोड़ी सी दूर पर एक गांव है नवादा सुर्रा, जिसे आम गांव नवदिया बोलते हैं। अच्छा, वहां का रहने वाला हूं बेसिकली। अच्छा, मतलब आपका जो जन्म हुआ था वो वहीं हुआ था? हाँ, मेरा जन्म नवादा सुर्रा में हुआ। अच्छा, आज भी माता पिता वहीं रहते हैं। मैं बच्चों की शिक्षा की वजह से यहाँ रहता हूँ। अच्छा, शिक्षा की वजह से आप यहाँ पर हैं? जी, हमारा अभी भी गांव से ही पूरा जुड़ाव है, और मेरी आरंभिक शिक्षा वजीरगंज के से हुई। अच्छा, वहीं मैंने इंटर तक की शिक्षा ग्रहण की अपने नाना जी के पास। और उसके बाद में जब नाना जी के जो पास में आपने जो शिक्षा ग्रहण करी, उसके बाद में जो हायर एजुकेशन थी वो कहाँ से प्राप्त करी थी आपने? हायर एजुकेशन के लिए वापस बदायूं में इतने उस समय शिक्षण संस्थान नहीं थे। 94-95 में काफ़ी एक मात्र दास कॉलेज ही हुआ करता था, तो वापस हायर एजुकेशन के लिए हमें दास कॉलेज जाना पड़ा। अच्छा, किस सब्जेक्ट से वैसे किया था आपने? देखिए, ये एक अजीब बात है कि मुझे रुचि उस समय इंग्लिश लैंग्वेज में ज़्यादा थी। अच्छा, और मैंने अपनी मास्टर डिग्री बीएड सभी इंग्लिश से ही किया, इंग्लिश में ही किया। और इकोनॉमिक्स मुझे बहुत सबसे अच्छा लगता है क्योंकि देश की तरक्की में इकोनॉमिक्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो मेरा पीजी इंग्लिश में भी है, इकोनॉमिक्स में भी। तो फिलहाल अभी आप क्या कर रहे हैं सर? अभी आप पढ़ाई यानी कि बच्चों को पढ़ाना जारी है या आप अपना बिजनेस कर रहे हैं? नहीं, देखिए ऐसा है कि हम 2015 से बेसिक में सहायक अध्यापक के तौर पे काम कर रहे हैं उझानी ब्लॉक में। अच्छा, तो बच्चों को पढ़ाना तो 1994 से जारी है। 1994 से बच्चों को पढ़ाना ये ईश्वर की महान कृपा है कि मुझे बच्चों को पढ़ाने का सौभाग्य सन 94 से प्राप्त हुआ है। मैं तब से आज तक बच्चों को बाकायदा पढ़ा रहा हूँ। तो जैसा कि सर हमने ही नहीं बल्कि पूरे बदायूं वालों को बताया कि आप शेर व शायरी बहुत अच्छी करते हैं, कविता कोश बहुत कुछ लिख चुके हैं, तो मैं चाहता हूँ सर 2-4 जो लाइनें आपने लिखी हों तो प्लीज़ शुरुआत में वो सुनाइए। मैं पहले आपको ये बताना चाहूँगा जी कि गज़ल और कविता लिखने की प्रेरणा मुझे मेरे पूज्य नाना जी से प्राप्त हुई। अच्छा, वो भी इंग्लिश के टीचर थे लेकिन उनकी सारी शिक्षा उर्दू में हुई थी। अच्छा, तो उन्हीं के साथ रहने की वजह से मुझे उर्दू से लगाव हुआ, और लगाव क्या, प्यार हो गया। मैंने उनसे उर्दू सीखी भी और वहीं से इस गज़ल को लिखने का हुआ। तो वो मुझसे ये कहा करते थे कि आप ऐसी बातों को उठाइए जो दूसरों को दिल को सीधी छू जाए, दिल को तक चोट करे। बिल्कुल, ऐसी बात उठाइए, ऐसी बात लिखिए, क्योंकि आशिकी और हुस्न इश्क ये तो जीवन पर्यंत चलने वाली चीज़ है।
कभी नहीं बदलती, लेकिन सामाजिक मुद्दे हमेशा हमेशा चेंज होते रहते हैं चेंज होते रहते हैं। और सामाजिक मुद्दों पर लिखना भी चाहिए। तो मैं आपको एक चीज सुनाऊंगा जी बिल्कुल। कि नए मुद्दे उठाना चाहिए, नए मुद्दे उठाना चाहिए, नजीरें भी बनाना चाहिए। क्या बात है, नजीरें भी बनाना चाहिए। सियासत चीज होती है अजब, कदम सबको बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल, क्या बात है, सियासत चीज होती है अजब, कदम सबको बढ़ाना चाहिए। आई होप आप सभी लोग इस चीज को समझ रहे होंगे कि हमारे मिश्रा साहब किस तरीके से अपनी अहम भूमिका उर्दू अदब को दे रहे हैं सबसे ज्यादा, जबकि ये मिश्रा खानदान से अपने आप को बिलोंग करते, इनके नाना हुए या इनके जो दादा हुए वो भी उर्दू अदब के लिए काफी झुकाव रहा उन लोगों का। मेरे दादा और मेरे नाना के बीच जो पत्र व्यवहार होता था वो खतो किताबत उर्दू में हुआ था। क्या बात है, ये है हमारे भारत की मोहब्बत और ये है अमृत की धारा जो मैं प्रवाह करने की कोशिश कर रहा था। इसीलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाइए कि ताकि इस अमृत की धारा से कोई वंचित न रह पाए। ये अमृत की धारा सदा हमेशा बहती रहे और मेड़ बनती चली जाए कि ताकि इस धारा को कोई रोक ना पाए। तो सर, आपने जैसा कि बताया भी अभी, आपने जो पोइट्री या गजल जो है अपने जो दादाजी ने, नाना जी उनको यानी कि उनसे इंस्पायर होकर लिखना शुरू, तो कब से शुरुआत करी थी आपने? ये मैंने अगर सही शब्दों में कहूँ तो सन 93 से। सन 93 से। तो सन 93 में जब आपने पहली कविता लिखी होगी तो क्या परेशानियां आई वैसे आपको? परेशानियां सबसे पहली आई कि हमको जो उर्दू गजल लिखने के लिए सबसे मुख्य चीज होती है वो होती है बहर। अच्छा। उस समय कोई बहर जो है का हमें ज्ञान नहीं था, बस काफिया और रदीफ, इससे तुकबंदी कह सकते हैं। काफिया रदीफ तो एक गजल में आएंगे, लेकिन जो बेबहर चीज लिखी जाएगी उसमें तुकबंदी कह सकते हैं। अच्छा। तो बस तुकबंदी के आधार पर लिखते थे, जिसको एक हमारे उस्ताद शायर हैं बिना सागर जायसवाल साहब बरेली के। अच्छा। उन्होंने उसको देखा तो उन्होंने मुझे चुपके से बुलाया कि आप इस एड्रेस पे हमसे संपर्क कर लीजिए। अच्छा। हम उनके घर गए, उन्होंने वहाँ हमें ये बताया कि आप इसमें सुधार कीजिए, ये बहर में नहीं है। अच्छा। और गजल लिखने के लिए उर्दू की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी आपको, बिल्कुल सीखने की। बिल्कुल। तो हमारे बदायूं में ही मदरसा शमसुल उलूम घंटाघर पे है। अच्छा। घंटाघर पे जो मदरसा है, तो शकील बदायूं साहब बिल्कुल की प्रतिमा लगी हुई है, उस मदरसे के प्रिंसिपल साहब हैं। अच्छा। मुफ्ती साहब। मुफ्ती साहब। तो मैंने उनसे प्रार्थना की कि मुफ्ती साहब हमें उर्दू सिखा दीजिए। तो मैं आप सब लोगों के सामने इस बात के लिए गर्व से कहना चाहता हूँ कि मैं मुफ्ती साहब का शिष्य रहा। क्या बात है, ये हमारा भारत जिसको तोड़ने की बहुत कोशिश करी, लेकिन हमारे मिश्रा साहब जैसे लोग जब तक इस यहाँ पर हैं तब तक वो भारत को नहीं तोड़ने देंगे। नहीं जातिवाद, ना कि कोई धर्मवाद, यहाँ पर सिर्फ होगा तो मोहब्बतवाद, यहाँ सिर्फ प्यार बटेगा, अमृत की धाराएं चलेगी, कोई जहर। देखिए कलाम साहब, ये आपने प्रश्न नहीं पूछा है, लेकिन मैं अपनी तरफ से जोड़ना चाहूँगा थोड़ी माजरत के साथ। बिल्कुल सर। कि हिंदी के जो लिखित में कवि हैं वो चंद्र बरदाई जी हैं, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा है, लेकिन उनकी हिंदी में और क्षेत्रीय भाषाओं का समावेश था। अवधी, मैथिली, इस तरीके से कई सारी भाषाओं का समावेश था। लेकिन जो आज की खड़ी बोली है उसका श्रेय अमीर खुसरो साहब को जाता है। हिंदी को आज की हिंदी बनाने में अमीर खुसरो साहब ने अपना खून पसीना बहाया। उन्होंने उर्दू में या अरबी को छोड़ के उन्होंने हिंदी में लिखा। अच्छा। तो जब अमीर खुसरो साहब हिंदी में लिख के हिंदी बना सकते हैं, बिल्कुल, तो ये हम सब की जिम्मेदारी है कि सिर्फ उर्दू ही नहीं, हिंदुस्तान की कोई भाषा मरने ना पाए। कोई भाषा हमारे भारत की उपज है, ये हमारे देश की चीज है, ये हमारे देश का प्रोडक्ट है। बिल्कुल, चाहे वो तमिल हो, चाहे तेलुगु हो, चाहे मलयालम हो, चाहे कन्नड़ हो या गुजराती हो या उर्दू हो, इस भाषा को खत्म नहीं होने देना है, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने इसको की निशानी हमें दी है। बुजुर्गों ने नींव रखी थी, नींव रखी है। हम इंग्लिश बेशक सीखे, इंग्लिश बेशक बोले, लेकिन उर्दू को, हिंदी को या अन्य किसी भारतीय भाषा को उतनी ही मोहब्बत, उतना ही प्यार हमें देना चाहिए। अब ये नहीं कि उसे त्याग देना चाहिए। अगर इंग्लिश में इतना, अगर अपने आप को बढ़ा चढ़ा के आ रही है तो कहीं ना कहीं हिंदी का भी समावेश होना चाहिए। अब ये नहीं पता चला कि हिंदी को भूल बैठे, बस इंग्लिश ही इंग्लिश हो रही है। ना हिंदी को भूलना चाहिए, ना उसको उर्दू को, और ना पंजाबी हो या गुजराती है, अवधी या भोजपुरी, कैसे भूल सकते हैं? अपने देश की चीज को हम खत्म ना होने दें।
बिल्कुल कोई भी भाषा से। बिल्कुल। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि हमारे मिश्रा साहब एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में निखर रहे हैं हमारे बदायूं में, वो इसलिए नहीं क्योंकि ये अच्छी गजल लिखते हैं या अच्छी कविता लिखते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि इनका व्यक्तित्व इतना निखरा हुआ है कि जब भी किसी से मुलाकात करते हैं तो बहुत मोहब्बत से, और कभी भी ये नहीं महसूस होने देते हैं कि ये दूसरे जाति का या दूसरे धर्म, हमेशा प्यार मोहब्बत बांटने की हमेशा कोशिश करी अपनी कविताओं में भी और अपने शब्दों से भी। तो मैं यही शब्दों को सुनना चाहता हूँ, प्लीज एक बार देखिए, कविता मैं अपने साथियों को, नई पीढ़ी को ये कहना चाहूँगा कि आज का दौर बड़ा इंट्रोस्पेक्शन का दौर है, आत्मनिरीक्षण का दौर है। हम जो भी काम करें थोड़ा सा उस पर एक बार ध्यान दें कि ये क्या उचित है या अनुचित है। तो मैं इस पर कहना चाहूँगा ये कि बात खुद आगे बढ़ाने का नहीं, क्या बात है, बात खुद से आगे बढ़ाने का नहीं, पर कदम भी पीछे हटाने का नहीं, लेकिन कदम भी पीछे हटाने का नहीं। और जुगनुओं से रोशनी के वास्ते, जुगनुओं से रोशनी के वास्ते इन चिरागों को बुझाने का नहीं। क्या बात है, इन चिरागों को बुझाने का नहीं। क्या इंग्लिश जुगनू है और ये चिराग हमारी देश की मूल भाषा है। क्या बात, बिल्कुल। तो सर, आप इतनी अच्छी शायरी करते हैं, इतनी अच्छी कविता करते हैं, तो आपने इसमें अपने आप को आगे क्यों नहीं बढ़ाया? आपने टीचिंग लाइन क्यों चुनी थी? ऐसा क्या हुआ था बीच में? देखिए, मैं इंग्लिश लिटरेचर से एग्जाम्पल लेना चाहूँगा। बिल्कुल। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का एक प्ले है, अच्छा, कैंडिडा। कैंडिडा, ओके। तो उस कैंडिडा में जो मेन कैरेक्टर है तो पादरी है। अच्छा, तो वो जब बच्चे थे तो उनको वहीं से ही अपब्रिंगिंग उनकी जो की गई थी, लालन पालन जो किया गया था, तो एक पादरी के तौर पे किया गया और एक बहुत अच्छे कामयाब पादरी बने। वैसे ही मैं इस शिक्षण व्यवसाय में आने का श्रेय अपने नाना जी को देना चाहूँगा। क्योंकि पिताजी पुलिस में इंस्पेक्टर थे, वो चाहते थे कि बेटा पुलिस में आए। अच्छा। और नाना जी चाहते थे, वो शिक्षक थे, तो वो चाहते थे कि मेरा बच्चा शिक्षक बने। तो उन्होंने ही मुझे जो है 94 में इस शिक्षक के व्यवसाय में लेके आए और कहा बेटा ज्ञान बांटना सबसे पुनीत कार्य है, क्योंकि डॉक्टर का पर्चा आपको तब तक याद रहेगा जब तक आपके साथ बीमारी रहेगी। क्या बात है, बिल्कुल। वकील की बुद्धि और उसके तर्क आपको तब तक याद रहेंगे जब तक कि आपका केस सुलझ नहीं जाता, जीत नहीं जाता। लेकिन एक अध्यापक की सिखाई हुई बात पता नहीं कहाँ तक पहुँचेगी, कहाँ तक, कितनी दूर तक जाएगी, बिल्कुल, ये कोई नहीं जानता। ठीक कहा, वो मरते दम तक रहेगी। बिल्कुल, मरते दम तक रहेगी। तो सर, जैसा कि आजकल नवयुवक जो हैं आगे बढ़ रहे हैं, अपने आप को कविता में, गज़ल में आगे बढ़ा रहे हैं, तो अगर उनको कोई दिक्कत आती है, मतलब बहर में, या उनको काफ़िया रदीफ समझ में नहीं आ रहा है, तो उनके लिए किस तरीके से समझ में आना चाहिए? मतलब उनको ऐसे क्या करें आइडियाज़ जिसकी वजह से वो सही तरीके से समझ सकें? देखिए, हिंदी में एक हरिगीति का छंद होता है। अच्छा। तो सबसे आसान हरिगीति का छंद है जिस पर आप लिखें तो सीखने के लिहाज से प्रारंभ करने के लिए हरिगीति का छंद, जिसकी मात्राओं की गणना 12-22, अच्छा, 12-22, 12-22, 12-22 4 बार होता है। अच्छा, यानी 12-22 इंटू 4 4 बार। तो ये बहुत छोटा सा है। इस पर एक फिल्मी गाना है कि सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती। अच्छा, सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती, तुम्हारे प्यार की बातें हमें सोने नहीं देती। तो इसमें सुहानी चांदनी यानी 12-22, 12-22 इस तरीके से है। तो इस हरिगीति का छंद से यानी इस बहर से अगर आप सीखने की शुरुआत करते हैं तो बहुत आगे तक जाएंगे। और जहाँ तक रही बात काफिया और रदीफ की, रदीफ तो सेम रहता है। काफिया पर आप पहले जो भी गजल लिखना चाहते हैं, तो मैं अपना व्यक्तिगत तजुर्बा जो मेरे उस्तादों ने मुझे सिखाया है उसको मैं बताऊंगा। वो ये कहते हैं कि आप जितने भी काफिया हो सकते हैं आपके दिमाग में, उठाना, चलाना, बढ़ाना, कमाना, अच्छा, वो आप एक जगह अलग नोट कर लीजिए गजल लिखने से पहले। अच्छा, गजल लिखने से पहले काफिया जितने आपके मस्तिष्क में आ रहे हैं, जितने आपको याद आ रहे हैं, वो सारे एक तरफ लिख लीजिए।
कम से कम एक गजल को मुकम्मल गजल बनने के लिए 5 शेर आवश्यक है। अच्छा, कम से कम, कम से कम। कम से कम 5। तो आप 10-12 जितने भी आपके दिमाग में आ जाए अच्छा, उतने लिख लीजिए। एक गजल में कम से कम 6 काफिया 6 काफिया इस्तेमाल होते हैं, तो आप 6 तो लिख ही लीजिए। हम्म, फिर उससे आपको गजल मुकम्मल करने में मैं आसानी। समझता हूँ बहुत आसानी होगी। बहुत आसानी होगी। मतलब ये जो आपने कहा काफिया, तो ये क्या एक तरीके से वर्ड मीनिंग होते हैं? काफिया का आप ऐसे मान के चलिए तुकांत शब्द, अच्छा, जिसका कम से कम 2 अक्षरों पर उच्चारण मिले, ध्वनि मिले, ध्वनि मिले। अच्छा, अंतिम 2 अक्षरों पर ध्वनि मिले, हम्म, तो अच्छा, वहाँ वो अच्छा काफिया माना जाता है। और चूंकि उर्दू में जो कुछ अक्षर ऐसे हैं जिनका लिखना हिंदी से थोड़ा अलग होता है, अलग होता है। इसलिए अगर हिंदी गजल लिख रहे हैं तो हम्म, हिंदी के शब्दों को लें, अच्छा। और उर्दू गजल लिख रहे हैं तो उर्दू के शब्दों को लें। दोनों काफियाओं में उन दोनों का मेल जो है वो हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपकी काफिया को बिगाड़ दे। अच्छा, हाँ, तो इस चीज का भी ध्यान दें जी, कि अगर हिंदी में लिख रहे हैं तो हिंदी के काफी अलग लिखिए, और उर्दू के कर रहे हैं तो उर्दू के काफी बिल्कुल अलग सेपरेट क्योंकि करिए। उर्दू के ठा डा इस तरीके से जो अक्षर होते हैं, हाँ। तो उसमें कुछ में साथ हाँ, और बात हो सकता है कि उर्दू में वो एक ही जैसे हों, लेकिन हिंदी में अलग। अलग हूँ। तो उर्दू के काफियाज में उर्दू का ही उच्चारण ध्यान रखें कि उसकी उर्दू में लिखित कैसी है। अच्छा, हिंदी की लिखत पे आप उर्दू के शब्दों का अगर इस्तेमाल करेंगे तो गलती की संभावना बिल्कुल। ज्यादा है। अच्छा, जिस तरीके से आप लोगों ने देखा, मैंने कोशिश करी आप लोगों को समझाने की, जो ऑडियंस शायद हमारी जो युवा हैं, जो नई पीढ़ी अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश में है, वो चाह रही होगी शायद सर से कुछ ऐसा मिल जाए जिसकी वजह से हम कविता का कोश लिख लें या अपनी गज़ल को आगे बढ़ा लें। तो आई होप आप सभी लोगों को हमारे सर के द्वारा बताई गई बातों को समझ में आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको कोशिश करिए आगे बढ़ाने की। तो सर, जैसा कि आपने अपनी कन्वर्सेशन में बताया कि आपको प्रेरणा मिली और आपने जो है कविता का कोश, अपनी गज़ल को आगे बढ़ाया, उसी तरीके से आपने शिक्षक के रूप में भी अहम भूमिका अदा करी। तो शिक्षक का जो रोल है आप अपनी लाइफ में कब से अदा कर रहे हैं? मैं 1994 से शिक्षक का रोल अदा कर रहा हूँ। जब मैं खुद 12वीं कक्षा में था, अच्छा, तब से मैंने पढ़ाना शुरू किया, और ईश्वर की महान कृपा है, मेरे ऊपर आशीर्वाद है कि मैं इसी चीज़ को आगे बढ़ा पाया। और अब तक पता नहीं कितने बच्चों को पढ़ा दिया है, कितने बच्चे नौकरी में हैं, कोई पुलिस में है, कोई मिलिट्री में है, कोई शिक्षक है, और क्या पता वीडियो ही देख रहा हो। और हाँ, संभव है। बिल्कुल, तो ये बहुत अच्छा है। तो सर, आपने जैसा कि बहुत अनुभव ले लिया है टीचिंग में, तो मैं जानना चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स क्या हैं टीचरों को लेकर? कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि स्टूडेंट जो होते हैं पढ़ने तो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं टीचर उनको नहीं पढ़ा पाता, और जब टीचर आता है या पढ़ाता है तो बच्चे अपने आप को ज़्यादा एक्टिवली फील नहीं करते। तो दोनों में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, बच्चों में है या टीचरों में है? नहीं, मैं ये बताना चाहूँगा, ना तो प्रॉब्लम बच्चों में है अच्छा, और ना टीचर्स में है। प्रॉब्लम जो मुख्य है वो है कि हम जिस वक्त विद्यालय पहुँचे पढ़ाने के लिए, हम हो सकता है कि पूरी तरीके से मानसिक रूप से तैयार ना है, तैयार नहीं है, आप स्कूल पहुँच गए। बच्चे हैं, बच्चे भी मानसिक रूप से तैयार नहीं है शिक्षा लेने के लिए, लेकिन वो भी विद्यालय पहुँच गए। जब दोनों लोगों में मानसिक रूप से समानता नहीं आ रही है, जब लेने वाला और देने वाला आमने सामने हो, और देने वाले का हाथ ऊंचा हो और लेने वाले का हाथ नीचा हो, तो प्रभाव हो सकता है बिना किसी प्रयास के, प्राकृतिक प्रभाव होगा। आजकल जो एक उसमें फैशन में शब्द आ गया है वो है ट्यूशन। हाँ, एक्स्ट्रा ट्यूशन। इस एक्स्ट्रा ट्यूशन की वजह से जो होशियार बच्चे हैं, मैं सामान्य बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात होशियार बच्चों की कर रहा हूँ, जो पढ़ने में काफ़ी अच्छे हैं, जो मोर देन एवरेज है, वो बच्चे अपना काम ट्यूशन में कर लेते हैं, सारी जानकारी ले लेते हैं, फिर क्लास को डिस्टर्ब करते हैं। इसको हमारे शिक्षा विभाग कहते हैं प्रॉब्लम चाइल्ड। अच्छा, प्रॉब्लम चाइल्ड। तो प्रॉब्लम चाइल्ड जरूरी नहीं है जो बिलो देन एवरेज है, मंद बुद्धि है, उसको प्रॉब्लम चाइल्ड वही नहीं है, वो नहीं। प्रॉब्लम चाइल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी है।
तो जिसको 95% या 90% जो मार्क्स लेके आ रहा है वो भी क्लास में न्यूसेंस हो सकता है, प्रॉब्लम चाइल्ड हो सकता है। तो थोड़ी सी जिम्मेदारी पेरेंट्स की बनती है कि वो अपने बच्चों को इस तरीके से रखें कि जो हमारे यहाँ गुरु शिष्य परंपरा है उसका निर्वहन गुरु भी करें और शिष्य भी करें। अगर सर मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू था ऑडियंस की तरफ से, और मैं एज अ स्टूडेंट के रूप में भी यहाँ आया हूँ, मैं ये जानना चाह रहा था कि एज अ स्टूडेंट के रूप में कि टीचर कहीं ना कहीं, वैसे गुरु का सम्मान हम सभी लोगों को करना चाहिए, और मैं इस वीडियो में प्रमोट नहीं कर रहा हूँ गुरु का सम्मान ना करें, पहले ही मैं बता दूं इस वीडियो का आशय केवल गुरुओं का सम्मान करना है। लेकिन सर बात यहाँ पर आ जाती है कि कहीं ना कहीं गुरु भी है अपनी शिक्षा की ओर, जैसे कि मैंने एक्सपीरियंस किया है और लोगों से मालूमात भी करी है, बच्चों ने खुद ये बताया है कि टीचर आते तो हैं, पढ़ाते तो हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने जो समय है जो बच्चों को देना चाहिए पूरा, उसमें आधी कटौती करके वो अपनी या तो फ़ोन पे बात या फिर व्हाट्सएप चैट करती हैं। तो क्या ये करना ज़रूरी है, या फिर आप इसके लिए कुछ कहना चाहते हैं टीचर को, क्योंकि आप सीनियर टीचर हैं और आपकी बात मुझे लगता है शायद लोग ये मानेंगे भी। जी जी बिल्कुल, आपका जो ये मुद्दा आपने उठाया है बहुत अच्छा और आज के प्रासंगिक मुद्दा है, आज के समय में चर्चा का विषय होना चाहिए। बिल्कुल, मैं समझता हूँ इस पर सेमिनार होना चाहिए कि शिक्षक विद्यालय में होते हुए भी विद्यालय में नहीं होते, शारीरिक रूप से विद्यालय में होते, मानसिक रूप से वो ट्यूशन में लगे होते। ट्यूशन में लगे जब बच्चे, मैंने ये कहा कि बच्चे ट्यूशन में पढ़ लेते हैं और स्कूल में आगे क्लास डिस्टर्ब करते हैं, तो वो ट्यूशन पढ़ाने वाला कोई तो है। बिल्कुल, डेफिनेटली कोई तो है, वो शिक्षक है, वो शिक्षक जो उनको वहाँ पढ़ा रहे हैं। और विद्यालय में आकर उन्होंने लगा कि हमने तो वहाँ सारा मैसेज कन्वे कर दिया, सब्जेक्ट को इजी कर दिया। अब स्कूल में अगर हम नहीं भी पढ़ा रहे हैं तो क्या रह गया, 20% 30% स्टूडेंट्स रह गए जो बेचारे ट्यूशन नहीं आ सकते, तो उनको पढ़ाने की जरूरत है। लेकिन इस मानसिकता पर सुधार की आवश्यकता है। ट्यूशंस नहीं होना चाहिए, या होना चाहिए तो उनके लिए जो 30% में आते हैं, जो कमजोर हैं, उनके लिए ट्यूशंस हो। सबके लिए एक ट्यूशन का फैशन चल गया है कि बच्चा क्लास 1 में एडमिशन लिया, पेरेंट्स ने उसकी ट्यूशन लगा दी, उसको आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल ठीक है। पढ़ाने का पहला तरीका है कि बच्चा पहले सुनना सीखे, इसके बाद वो बोलना सीखे, उसके बाद लिखना और पढ़ना सीखे। बिल्कुल, सबसे पहले बच्चे को सुनना चाहिए। हम लोग ऐसा नहीं करते, उल्टा चल पड़ते हैं। बिल्कुल, तो जो सिद्धांत है उस सिद्धांत पे चला जाए, और टीचर भी अपनी जिम्मेदारी निभाएं और बच्चे भी अपनी जिम्मेदारी निभाएं। बिल्कुल, सीखने पर जोर ज़्यादा दें बच्चे, कि जब आप सीखना चाहेंगे तो व्यक्ति आपको सिखाने के मजबूर होगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊँ, बिल्कुल इजाज़त हो तो? बिल्कुल सर। 98 में हम ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में थे यहाँ दास कॉलेज में। अच्छा। तो इकोनॉमिक्स की क्लास हमारे लेक्चरर सब लिया करते थे। अच्छा। मैं नाम नहीं लूँगा, कोई कि आज उनका नाम लेकर नाम खराब करना उचित नहीं होगा। वो पीएचडी कर रहे थे। अब उनकी पीएचडी की वजह से क्लासरूम में उनकी उपस्थिति बहुत कम रहती, उनको नहीं आ पाती। हम लोगों ने कहा कि इकोनॉमिक्स तो ऐसा विषय है जिसकी ट्यूशन भी नहीं पढ़ाता है कोई, और जब पूरा वर्ष निकल जाएगा बिना कोई उसके पढ़ाई के, तो हमें समझ में क्या आएगा। आखिर हमने उस वक्त प्रिंसिपल साहब हुआ करते थे केडी गौड़ साहब। अच्छा। केडी गौड़ साहब के पास गए, उनसे कहा, गौड़ साहब ने उन लेक्चर साहब को बुलाया और उनसे कहा कि क्या आप क्लासेस में नहीं जाते? बोले सर हमारी पीएचडी चल रही है और फाइनल स्टेज में है। तो मैं आदरणीय गौड़ साहब का आज शुक्रिया अदा करता हूँ कि लगभग इतना लंबा समय गुजर गया, लेकिन मेरे मन में उनके प्रति श्रद्धा कम नहीं हुई और बढ़ती जाती है। उन्होंने कहा कि पीएचडी आपका व्यक्तिगत काम है, ये आपकी व्यक्तिगत उपलब्धि है, लेकिन आपकी व्यक्तिगत उपलब्धि की वजह से, एक की उपलब्धि की वजह से इन 60 बच्चों का सब्जेक्ट खराब हो जाएगा, ये मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। या तो आप पीएचडी छोड़ दीजिए या कॉलेज छोड़ दीजिए। क्या बात है, ये ही बहुत ही अच्छा मैसेज है, और ये शायद और कॉलेजों को भी अप्लाई करना चाहिए सर, क्योंकि बहुत बदायूं में भी ऐसे कॉलेज हैं जिसमें यही घटना जो आपने बताई है यही घटित हो भी रही है, और बच्चे इस पे अगर आवाज़ उठाते भी हैं तो लेकिन उन लोगों की आवाज़ों को दबा दिया जाता है। नहीं, किसी की भी व्यक्तिगत उपलब्धि के लिए वो एक समाज के बड़े वर्ग को नुकसान, चाहे चाहे पीएचडी है
डीलिट है या एमफिल है, कोई भी डिग्री है वो उस शिक्षक की व्यक्तिगत उपलब्धि है। लेकिन आप बड़ी डिग्री हासिल करने के लिए शिक्षक रहते हुए आप छात्रों का नुकसान नहीं करें, बिल्कुल उनको पूरा समय दें। ठीक है आपने। तो जैसा कि वीडियो एकदम ज़बरदस्त रही और इतना बहुत ही अच्छी तरीके से हमने मिश्रा साहब जी से इंटरेक्शन किया, उन्होंने वो बातें बताई जो शायद और वीडियो में आपको ना मिल पाए, जो शायद आपको गूगल पे सर्च करने पे भी ना मिल पाए गारंटी के साथ में। तो इसी तरीके से हम आगे बढ़ाते हुए एट द एंड ऑफ द वीडियो, जैसा कि हम जानते हैं कि मिश्रा साहब अपनी कविताओं के कोश से गजलकार के रूप में हम सभी लोगों को मंत्रमुग्ध करते हैं, तो हम चाहते हैं एट द एंड ऑफ द वीडियो कि आप चंद लाइनों से वीडियो का समावेश करें। बिल्कुल, मैं आज की युवा पीढ़ी के लिए कहना चाहूँगा, बिल्कुल एक मतलब दो शेर। जी जी बिल्कुल सर। आज मेरी मान तो कुछ, आज मेरी मान तो कुछ, मान तो कुछ, खुद को भी पहचान तो क्या बात है। आज मेरी मान तो कुछ, खुद को भी पहचान तो कुछ, आसमां मुट्ठी में होगा, क्या बात है। आसमां मुट्ठी में होगा, एक दफा तू ठान तो कुछ, ठान तो कुछ, क्या बात है। बिल्कुल, और मंजिलें मकसूद होंगी, मंजिलें मकसूद मकसूद होंगी, देव राहें जान तो कुछ। है क्या बात है। बिल्कुल इसी आशा के साथ में चलते हैं कि जल्दी मुलाकात होगी एक नई आशा और एक नई किरण को जगाने के लिए। जब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत।